हेलो एवरीवन। आज हम अरविंद घोष के बारे में जानेंगे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था और डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद घोष, द एम ऑफ योगा इज एन इनर सेल्फ डेवलपमेंट बाय विच each one follows it can discover it on time. The one self in all evolve a higher consciousness than the mental, spiritual and supramental consciousness which will transform and divine human nature। अरविंदो के अनुसार अगर समय पर हर कोई योग को फॉलो करे तो आंतरिक और आत्म सुधार होता है। योग से स्वयं में उच्च चेतना का विकास होता है, उसके बाद बौद्धिक, आध्यात्मिक और सुपर मानसिक चेतना का विकास होता है जो कि परिवर्तन करता है मानव वर्ग को देवीय और अलौकिक रूप में ये एक इंसान को क्रिएट करता है। तो ये एक उनकी डेफिनेशन थी योगा के बारे में। जो श्री अरविंद घोष थे वो इतने उनके जीवन पे काफ़ी इम्पैक्ट था योगा को, और काफ़ी वो कहते थे योगा को करने के बारे में, योगा को वो काफ़ी फॉलो करते थे और कहते थे बच्चों को भी कि योगा करनी चाहिए, योगा से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो उन्होंने योगा के बारे में बताया था। Aurobindo was an Indian nationalist, a freedom fighter, a philosopher, a yogi and a poet. He was born in and created middle-class family of Kolkata in Bengal on 15 August 1872। अरविंद was एक ये नेशनलिस्ट थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, एक फिलोसफर थे, एक योगी थे, एक पोइट थे। इनका जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, कलकत्ता में हुआ था, बंगाल में 15 अगस्त 1872 में। एट द एज ऑफ 7 ही वॉन्ट टू इंग्लैंड एंड लिव देयर फॉर 14 ईयर्स। 7 साल की उम्र में ये इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने 14 साल तक ही वहाँ पर रहे। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट कॉम्ब्रिज में इनकी जो एजुकेशन है वो हुई थी। बिसाइड इंग्लिश ही मास्टर लेटिन, ग्रीक, लर्न फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, इन ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश तो जानते थे, उसके साथ साथ ये बहुत सी जैसे लेटिन, ग्रीक, बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये मास्टर्स थी इनकी। लेटिन जैसे ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, मतलब कि मोस्टली हम कह सकते हैं सभी लैंग्वेजेस को ये जानते थे। His father Krishnandan Ghosh was district surgeon at रंगपुर बंगाल में वो सर्जन थे। उनके फादर कृष्ण नंदन घोष। His mother स्वर्णलता देवी was the daughter of ब्राह्मण रिलीजन से, उसकी जो स्वर्णलता थी उनकी माता वो ब्राह्मण रिलीजन से थी। एंड ए सोशल रिफॉर्मर राजनारायण बासु की जो वो बेटी थी, ठीक है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। Between 1880 and 1840, while his brother were studying in Manchester Grammar School, wrote कोचर अरविंदो इन लेटिन। तो जहाँ पर उसके भाई पढ़ते थे मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में, ड्रोट जो थे उनके कोच थे जो अरविंदो को लेटिन सिखाते थे। वहीं पर उनकी जो वाइफ थी वो उसको कोच कर रही थी फ्रेंच, जियोग्राफी और अर्थमेटिक में। अनटिल ही जॉइंड एसटी पोल स्कूल, वो मिले थे कहाँ पर, तक कि एसटी पोल स्कूल में, ठीक है। On his return to India in 1893, he joined service in the princely state of बड़ौदा में। जब वो वापस आए थे इंडिया में 1893 में, तो उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा में। ड्यूरिंग हिज वर्क इन बड़ौदा ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ पार्ट टाइम फ्रेंच टीचर एट ए बड़ौदा स्कूल में। उन्होंने पार्ट टाइम टीचिंग की जॉब कर ली थी बड़ौदा स्कूल में। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू कल्चर एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब देखते हैं हम कि वो तो उनके जीवन के बारे में था कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनकी एजुकेशन हुई। तो अब देखते हैं हम कि फिलोसफी क्या थी अरविंदो की। ये इनकी एक डेफिनेशन है। ट्रू नॉलेज इज़ नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज़ व्हाट यू आर एंड इट इज़ व्हाट यू बिकम। वो उनका ये मानना था कि सच्ची शिक्षा वो नहीं है जो हम अटेन कर रहे हैं अपनी सोच से, हम जो आगाह मान लेते हैं, हम जैसे कहते हैं कि हम सिर्फ हम डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नॉलेज नहीं होती, बल्कि नॉलेज वो है कि आप क्या हो आज। जो लोग आपको मानते हैं कि आप क्या हो और क्या आप लाइफ में बनोगे, वो आपको हमें दिखाती है कि आप कितने एजुकेटेड हो या आपके पास कितनी नॉलेज है। Features of Arvindo philosophy. Everyone has something divine in himself.
The task is to find it, develop it and use it. The divine can be obtained by spiritual discipline called yoga. वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर एक डिवाइन हम कह सकते हैं जिसकी शक्ति है अपने अंदर, एक कहते हैं वो एक इंसान के अंदर काफ़ी शक्ति है, लेकिन वो योगा से वो डिवेल्प होती है। अगर हम योगा करते हैं तो दिस डिवाइन कैन बी ऑब्टेन बाय स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कॉल्ड योगा। योगा के द्वारा हम उसको ज्ञान को, या हम कह सकते हैं उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। Aurobindo concept of yoga is not that of sannyasi who moves away from life in order to move towards God. वो ये नहीं है, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर हम कहें कि योगा से सिर्फ कि हम वो कहते थे कोई सन्यासी बनो या कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं था उनका कॉन्सेप्ट। वो कहते थे कि अगर हमें लाइफ से भगवान की तरफ मुड़ना है, हमें एक कह सकते हैं अपनी लाइफ में अगर हम कहेंगे आध्यात्मिक शक्ति को हमें प्राप्त करना है या थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ना है, तो हमें योग का सहारा लेना पड़ता है, हमें योग को अपनाना होगा। If a student looks for higher values, he must observe ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। और वो ये भी मानते थे कि अगर एक बच्चा चाहता है कि उसकी हायर वैल्यूज़ हो, मतलब कि अपनी लाइफ में एक अचीव करना चाहता है कि उनका जो एक बार कह सकते हो पर्सनैलिटी या फिर किसी भी तरीके से वो काफ़ी हाई वैल्यूज़ उनके अंदर आए हैं, वो एक अच्छे इंसान बने, तो उसके लिए उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम कंप्लीट सरेंडर of man to God create a supreme superman who transcends his our nature by rising above the qualities of sattva, rajas and tamas. Such a man attain union with God in body, mind and soul and become a Janani. इनका मानना था कि जो ये कहते थे कि जब अगर हम अपना कंप्लीट सेट भगवान को पूर्णतः समर्पित कर दें, मतलब कि हम अगर भगवान को अगर हम पूर्ण समर्पित कर देंगे खुद को, तो वो एक क्या बनेंगे, एक सुपरमैन की तरह क्रिएट होगा एक इंसान। और वो क्या राइजिंग अबव द क्वालिटीज, जो सत्व रजस तामस ये गुण माने जाते हैं, जो गुण जो इंसानों में होते हैं, हम इनसे काफ़ी ऊपर हमारी क्वालिटीज़ उठ के उभर जाएंगी हमारे अंदर। और ये मानते थे कि अगर हम सच मैन अटेन यूनियन विद गॉड इन बॉडी, अगर हम शरीर से, मानसिक, दिमाग से और आत्मा से उस भगवान से जुड़े, तो वो एक जनानी ये बोलते थे जिसको कि हम एक संत कह सकते हैं जिसको, जनानी, या जो कंप्लीटली जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तो वो एक उभर कर आता है, उसको उन्होंने नाम दिया था जनानी। ठीक है। He considered mind as a having 4 layers which defines, और उन्होंने एक 4 layers बताई थी माइंड की, और कहते थे कि 4 layers होती है हमारे माइंड की, कौन कौन सी, चित्ता, मानस, इंटेलेक्चुअल, चित्त, मानस, इंटेलेक्चुअल, इंट्यूशन। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज चित्ता, इज दैट पैसिव मेमोरी, इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी और पास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट लेयर चित्ता, जिसको हिंदी में हम चित्त बोलते हैं, ये कहते थे कि ये एक ऐसी हमारी माइंड की मेमोरी है, जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर हमारे माइंड में मेमोरी रहती है, हम काफ़ी कुछ स्टोर करके रखते हैं अपने माइंड में, तो वो होते हैं हमारी चीज़ जो हमारे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ी हैं हमारे बातें जो लाइफ की, तो वो पैसिव वो है, ये मेमोरी होती है। और द सेकंड लेयर इज माइंड की होती है, वो कहते हैं इसको मानस। ठीक है। और द प्रॉपर माइंड जो दिमाग है, दिस रिसीव्स द इमेज कमिंग फ्रॉम द 5 सेंस, जो, और ये ऐसी है जो हम प्राप्त करते हैं अपने 5 सेंसेस से, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड साउंड, एंड ट्रांसफर दिस इमेज इनटू टोटल परसेप्शन। तो यही हमारी जो हम इन चीज़ों से अपनी जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे हम सूंघते हैं, किसी को देखते हैं, इन चीज़ों से हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो माइंड की ये सेकंड लेयर बताते हैं, इनके द्वारा जो हमारे माइंड में नॉलेज होती है। द इंटेलेक्चुअल ऑफ बुद्धि, इंटेलेक्ट मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल बताई थी ना तीसरी, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, वो थर्ड लेयर है। वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द नॉलेज आर अरेंज्ड और रीअरेंज्ड, द इंटेलेक्ट हैज़ कम्प्रिहेंसिव, क्रिएटिव, सिंथेसिस, एनालिटिकल फैकल्टीज, जो भी हमारी क्रिएटिविटी ऊपर कहते हैं, जो भी हम करते हैं अपने जैसे इन्होंने कहा एनालिटिकल करते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, जो भी हम करते हैं अपने माइंड से क्रिएटिविटी, वो सब हम इसमें बुद्धि में आती है। फोर्थ लेयर ऑफ द माइंड इज इंट्यूशन, यानी कि अंतर्ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि कब कह सकते हैं जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बढ़ाता है। विच ब्रिंग्स मैन टू दोज ब्रिलियंट मैसेज फ्रॉम द अननोन विच आर बिगनिंग ऑफ हिज हायर नॉलेज, जो कि एक कह सकते हैं हम नॉन टू अननोन बढ़ता है। जब हम कोई भी हम नॉलेज, हम भगवान के लिए नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, या हम कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो हम नॉन से
अननोन की तरफ जाते हैं, हम उन चीज़ों पे भी माइंड लगाते हैं जो हमें नहीं पता, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, कि हम हायर नॉलेज को प्राप्त करते हैं इस लेयर में। ठीक है, एक आप जानते हैं जैसे कि इंटीग्रल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रल एजुकेशन को जो माना बताया था, जो इन्होंने अपने एक फिलोसफी में अपने जोड़ा था, तो वो अरविंदो ने दिए थे। तो वो क्या है अभिन्न शिक्षा, वो हम देखते हैं। अरविंदो के अनुसार एक आत्मिक शिक्षा वह है जो पूर्ण लाभ को बाहर लाने में मदद करती है, जीवन के पूर्ण उद्देश्य के लिए तैयार करती है। शिक्षा को अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करना चाहिए। इसमें क्या है, शरीर और मन को मजबूत बनाना। किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सब इन्होंने कहा। भिन्न शिक्षा में 5 प्रमुख पहलू हैं, जैसे भौतिक, महत्वपूर्ण, मानसिक और आध्यात्मिक से संबंधित 5 पहलुओं का होना आवश्यक है। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने जो 5 पहलू बताए हैं वो कौन से बताए हैं। भौतिक, महत्वपूर्ण, मानसिक और आध्यात्मिक। मानसिक 2 बार है, पर इनमें उन्होंने अलग अलग बताया था कि किस में इन्होंने क्या डिफाइन किया है, आगे हम देखेंगे इनके बारे में। और सत्य के उन्होंने 4 प्रमुख पहलू बताए थे। सत्य की समग्र शिक्षा, जिसको हम इसी को बोलते हैं, एकात्मक शिक्षा, समग्र शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन। तो समग्र शिक्षा में 4 प्रमुख पहलू होने चाहिए, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य को इन्होंने 4 प्रमुख पहलू बताए हैं सत्य के। अब देखते हैं हमें जो उन्होंने बताए थे, और शरीर शिक्षा को ऐड होना चाहिए इसमें। महत्वपूर्ण शिक्षा अभी हमने जो पढ़ा है, ये हमने यहाँ जो अभिन्न के शिक्षा के प्रमुख, अभिन्न शिक्षा भी हम इसी को बोलते हैं। अभिन्न शिक्षा के 5 प्रमुख पहलू कौन कौन से, उनके बारे में हम देखे हैं क्या है। महत्वपूर्ण शिक्षा में इन्होंने क्या ऐड किया है, इसमें इंद्रियों के विकास के उपयोग के लिए संगीत, ललित कला, नृत्य, नाटक और शिल्प शामिल। इन्होंने इसमें ये ऐड किया था कि जैसे जो भी जितने भी हमारे आर्ट हम कह सकते हैं, संगीत है, नाटक है, ये सब इनमें हमारी जो या फिर सेंस के द्वारा जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो इन्होंने महत्वपूर्ण शिक्षा में ऐड किया था। मानसिक शिक्षा में इन्होंने कहा था ध्यान और एकाग्रता का विकास। बच्चों में एक कॉन्सेंट्रेट की जो होती है वो जरूरी है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। इसके लिए उन्होंने भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान अध्ययन शामिल किया था। और थर्ड था मानसिक शिक्षा, ये भी मानसिक शिक्षा है। इसमें उन्होंने ध्यान और एकाग्रता की, जिससे वो उनका एक कॉन्सेंट्रेट बना रहे, एक स्टडी पे जो भी चीज़ वो सीखते हैं। और इस मानसिक शिक्षा में उन्होंने कहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बढ़ाएगा, आध्यात्मिकता की तरफ। इसमें अध्यात्म में मानसिक मूल्य जैसे प्रेम, सत्य, ईश्वर में विश्वास, मन और हृदय की शक्ति का अध्ययन शामिल है। और आध्यात्मिक शिक्षा में ये शिक्षा शाश्वत आनंद की, ये शिक्षा वो ली जाती है जो बिल्कुल हम कह सकते हैं एक उच्चतम से स्तर की, हाई वैल्यू जिसमें कह सकते हैं कि जैसे अभी इन्होंने कहा था कि योग के द्वारा हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। तो वो इन्होंने जो हाई हम कह सकते हैं सुपर मानसिक शिक्षा जिसको कहा है उन्होंने, वो आध्यात्मिक शिक्षा में उन्होंने ऐड किया था या कहा था बच्चों में। इस तरीके से बच्चों को हमने सिखाना चाहिए। एक बार हम उसको के बारे में देख लेते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में ही एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, इट इज़ वन विच हेल्प्स टू ब्रिंग आउट ऑफ फुल एडवांटेज, मेक्स रेडी फॉर द फुल पर्पज ऑफ लाइफ एंड स्कोप ऑल दैट इज इन द इंडिविजुअल मैन, विच एट द सेम टाइम हेल्प हिम टू एंटर इन टू हिज राइट रिलेशन विद लाइफ, माइंड एंड सोल of the people of which he belongs, and with the great total life, mind, soul of humanity of which he himself is a unit, and his people of nation is separate and a inseparable member. टू फोल्ड इन्होंने इसमें ध्यान रखना, इन्होंने टू फोल्ड बताए हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। देखिए, इंडिविजुअलिटी इज़ वन, और जो व्यक्तित्व है वो एक है, और ह्यूमैनिटी इज़ वन, मानवता एक है। तो इसके सारी ह्यूमैनिटी जो है वो इंडिविजुअलिटी में, व्यक्तित्व में ही सब कुछ है, और ह्यूमैनिटी जो है वो हमारी जो मानवता है वो एक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद, तो पहले ये के बारे में थोड़ा लर्न करेंगे। अकॉर्डिंग टू इनकी एक डेफिनेशन है, देयर शुड बी ए बैलेंस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जैसे उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के सारे जो हम एस्पेक्ट्स हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए, जिसके इनका ऑल राउंड हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हो।
cognitive knowledge, cognitive skills, affective attitude और values, तो दस इंडिविजुअल बिकम एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। वो मानते थे कि अगर हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं, हम उनकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, हम उनकी स्किल्स को भी साथ लेके चलते हैं, उनके एटीट्यूड और वैल्यूज़ को भी ध्यान में रख के चलते हैं, तो अगर इस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी तभी वो एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल के रूप में सामने आएगा। अब देखते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ वन। Sri Aurobindo immersed himself in Vedanta and yoga. Instead of seeing conflict or find inconsistencies between the East and the West, he evolved a synthesis of both. He also synthesized spirit and matter, science, Vedanta. जैसे हम जानते हैं कि हम अभी ने जैसे पढ़ लिया है तो हम मानते हैं अरविंदो क्या था, वेदा योगा को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता था। उनका योगा का इनके जीवन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट था और ये योगा को बच्चों को देने में काफ़ी पक्ष में थे। तो वो कहते थे कि इनको जैसे मैटर, साइंस, वेदांता इन सब के बारे में एक बच्चों को ज्ञान दिया जाए, उनको बताया जाए। फिजिकल एजुकेशन, विटल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जस्ट और जो ये है हमारा, ये इन्होंने यही इंडिविजुअल इज वन जो और के बारे में बताया था, ये इसके ही है कि किस तरीके से एक व्यक्तित्व में ही सब कुछ लाना है हमें, ठीक है। तो जो ये था तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से हमें एक व्यक्तित्व में ही एक व्यक्ति सब कुछ उसमें ही समाना है, उसको एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बनाना। तो ये इसका ही पॉइंट था। और फिर और उन्होंने बताया था कि एजुकेशन के बारे में बहुत है कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए, विटल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये सब बच्चों को दी जाए। आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या बताए थे इन्होंने टीचिंग के। अरविंदो सुजेस्ट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को माना है जो जरूरी है हमारे एजुकेशन के लिए, टीचिंग के लिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टोट, द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज ए हेल्पर और गाइड। ये इनका मानना था कि टीचिंग सच्ची शिक्षा वो है कि जिसमें कुछ भी ना पढ़ाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने कहा कि कुछ भी उनको नॉलेज ही नहीं, इन्होंने कहा था कि टीचर को सिर्फ एक इज नॉट ए इंस्ट्रक्टर और ए टास्क मास्टर, इज ए हेल्पर, वो सिर्फ एक गाइड बनकर बच्चों को गाइड करे। सीखेगा वो स्वयं अपने द्वारा, अपने जो अनुभव के द्वारा, जैसे वो सीखना चाहे वो वैसे सीखेगा, उस पर कोई जोर नहीं डाला जाए, उसको एक कहना जैसे हम कैसे थोपा ना जाए उस पर भी आपको ये करना है। उनको सिर्फ एक गाइड की तरह उनको गाइड करो, उनके हेल्पर बनो, इस तरीके से उनका फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल में उन्होंने कहा इज़ दैट माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, कि जो माइंड है वो दिमाग से जिस तरीके से भी उनको अपनी स्टडी या उसमें ग्रोथ लगानी है कंसल्ट करेगा उनको ग्रोथ के लिए। और थर्ड में उन्होंने बताया था कि ऑफ टीचिंग इज़ टू वर्क फ्रॉम द नियर टू द फार, फ्रॉम द नॉन टू अननोन। थर्ड एजुकेशन मैंने बताया वही कि जिसमें वो पास से उनको दूर ले जाना है, नॉन से अननोन की तरफ ले जाना है, कि पहले उनको सरल चीज़ों की सिखाई जाए। जैसे हम अगर प्रकृति के बारे में बच्चों को बताएं तो पहले तो हम उनको प्रकृति के बारे में या गॉड के बारे में पहले तो हम उनको बताएंगे, उसके बाद अगर उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना था तो उनको उसके बाद नॉन से अननोन की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल मान लें एप्पल का ही लें, बच्चों को अगर बचपन में सिखाते हैं सबसे पहले तो हम उसकी पिक्चर देख कर सिर्फ उनको यही बताएंगे ना कि एप्पल है, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में लगाओ, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है, पर उसके पार्ट्स को हम स्टार्टिंग में थोड़ी बता देंगे कि बच्चों को कि हाँ इसमें लीवर है, ये है, उनके बॉडी के पार्ट हम उसको बाद में बताएंगे, पहले उनको एक बॉडी के बारे में उसको कम्प्लीटली बताएंगे। तो इस तरीके से कि उनको नॉन से अननोन की तरफ ले जाना है, नियर से फार की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए। मेथड ऑफ टीचिंग उन्होंने कौन से बताया है, नथिंग कैन बी टॉट, ये अब जैसे हमने अभी पढ़ा है कि उनको कुछ ना सिखाया जाए, उनको उनके अनुसार सीखने पर छोड़ा जाए, सिर्फ उनको हेल्पर और गाइड की तरह उनको बताएं। इट मीन्स दैट द पीपल्स हैज़ टू एक्वायर न्यू नॉलेज ऑफ हिज अवन अटेम्प्ट, कि अपने अटैम्प्ट के द्वारा वो नॉलेज को गेन करें। एंड द टीचर इज़ टू वर्क एज अ हेल्पर एंड गाइड टू द पीपल इज़ अलाउड टू स्टडी वाइज अवन कैपेसिटी और इंटरेस्ट, और अपनी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से वो शिक्षा को ग्रहण करें।
सेकंड होता है सेल्फ पेसिंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ टीचर शुड नॉट impose on the child from the above of the child if the child is not prepared to receive the knowledge the child to allow to learn according to interest. उन्होंने कहा कि उन पर बच्चों को इम्पोज ना किया जाए। अगर बच्चा उस समय नहीं प्रिपेयर है कुछ भी नॉलेज लेने के लिए, उस समय उसको पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो उस नॉलेज को लेने के लिए तैयार अभी नहीं है, तो उसको वो एजुकेशन ना दी जाए, बल्कि और वो अलो टू द चाइल्ड अलो टू बी अलो टू लर्न अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, और उनकी रुचि के अनुसार उनको अलो किया जाए लर्न करने के लिए। ठीक है, थर्ड उन्होंने बताया कि टीचिंग फ्रॉम नियर टू फार, कि वही है कि उनको दिस मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी लेड फ्रॉम द नियर टू फार, दैट इज ऑल एजुकेशन शुड बी बिल्ट अपॉन द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। उनको पहले थोड़ी चीज़ सिखाई जाए, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वो उसको चीज़ों को सीख लेंगे। नियर टू फार करके सीखना, बालक का सहयोग, बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा के माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, प्रेम वैसे अनुभूति का प्रदर्शन, बालक के निजी प्रयास और निजी अनुभव को प्रोत्साहन। आगे हम देखते हैं करिकुलम में क्या क्या इन्वॉल्व किया है। प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने कहा है कि मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, चित्रकला, ये इसमें साथ ही साथ हैं। ये इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में जो ये सब कुछ है, ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा में भी है, पर ये इसके अलावा जो ये है इनमें ऐड हुए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में भारतीय पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीवन और विज्ञान की विश्व एकीकरण, ये सब इन्वॉल्व किया जाए। प्राइमरी स्टेज मदर टंग इंग्लिश, लिटरेचर, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, नेशनल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। सेकेंडरी स्टेज पे मदर टंग इंग्लिश, लिटरेचर, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन। यूनिवर्सिटी स्टेज पे इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, बोटेनी। ठीक है, वोकेशनल स्टेज पे क्या होना चाहिए? आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्क्रिप्चर, ड्राइंग, कॉटेज, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग। तो ये सब उसमें ऐड किया जाए। अब हमें देखना है कि रोल ऑफ टीचर क्या है, कि टीचर का कैसा रोल। अरविंदो के अनुसार अध्यापक निदेशक आज्ञा देने वाला या कार्य कराने वाला ना होकर मार्गदर्शक और सहायक हो। वह एक मित्र, सहायक, पथ प्रदर्शन, ज्ञानदाता है जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाता है। उन्हें छात्रों को उनकी अभिरुचियों का अनुकूल शिक्षण करना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसा हमने सारा पढ़ लिया, आपको नॉलेज होगी। ये सिर्फ एक टीचर को एक गाइड के रूप में मानते हैं, और एजुकेशन जो भी मानते हैं वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। द टीचर इज ओनली ए गाइड एंड नॉट ए इम्पोजर। एजुकेशन शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड है इसमें एजुकेशन जो भी होगी। अब हम देखते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में उनका क्या मानना है। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइड विद ए फ्री एनवायरनमेंट सो दैट दे आर एबल टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज बाय देयर ओन एफर्ट। उनको खुला इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए, वो जितनी भी नॉलेज प्राप्त करें वो खुद अपने द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वो स्वयं प्राप्त करेंगे। तो ये थे अरविंद घोष के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।